नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। अब आप देखिए और देखिए से ज्यादा जरूरी है कि सुनिए और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गुनिए। मुल्क में कोरोना का कहर है और मैं टीवी वालों की तरह महसूस कर रहा हूं अनुप्रास की छटा कोरोना का कहर, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, हम शो में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलवक्त तो ये कि आप भैया लल्लन टॉप की तरह नमस्ते करना शुरू कर दीजिए, हाथ मिलाना फिलहाल के लिए मुलतवी कर दीजिए और अभी इसी वक्त ये वीडियो देखिए। इसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है। आज सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने दो बातों का आपस में चर्चा की है। नंबर एक, सदन के अंदर कोई भी, चाहे ट्रेजरी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी मान्य सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। नो, सदन को इसी तरीके से चलेगा। दुनिया भर की संसदों में सांसद अपनी बात रखने के अलग अलग तरीके खोजते हैं। कोई अपनी जगह खड़े होकर भाषण देता है, कोई तख्ती पकड़ता है, कोई आसन के पास जाकर प्रदर्शन करता है। लेकिन 3 मार्च 2020 के दिन देश की लोकसभा के सबसे बड़े अधिकारी को, अध्यक्ष को, स्पीकर को कहना पड़ा दोनों पक्षों के सांसद दायरे में रहें वरना निलंबन की कार्रवाई होगी। ऐसी नौबत क्यों आई? 2 मार्च का दिन यानी बीता दिन ट्रेजरी बेंच यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर धक्का मुक्की करने के इल्जाम लगाए। क्या हमारे सांसद अपनी बात शांति से नहीं कह सकते? अगर नहीं कह सकते तो स्पीकर को अपना रेगुलर काम छोड़कर नए नए नियम बताने पड़ते हैं, जो नए नहीं हैं, नियमावली के तहत हैं, लेकिन शायद कई माननीय सांसदों के लिए नए हों। संसद में हुए हंगामे पर भी बात करेंगे विस्तार से, लेकिन अभी सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी, मानवाधिकार पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था। नाम ध्यान से सुनिए, आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है जीके के सवाल में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, शॉर्ट फॉर्म UNHCR। इसने नागरिकता संशोधन कानून की बहस में कूदने का मन बनाया है। सोमवार की शाम को UNHCR ने भारत सरकार को जानकारी दी कि संगठन CAA पर भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के बारे में सोच रहा है। ये बात सामने आई तो सामने आए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार। भारत सरकार की तरफ से उन्होंने क्या कहा? संसद में भारत के लिए बनाया गया कानून भारत का संप्रभु अधिकार है। CAA भारत का आंतरिक मसला है, इसमें किसी बाहरी ताकत के दखल के हम खिलाफ हैं। रवीश कुमार भी खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ हैं। दूसरी सुर्खी, ये पहली सुर्खी का विस्तार है। 2 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ ने एक ट्वीट किया, अंग्रेजी में किया। हिंदी में उसका मतलब यह था कि ईरान भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हो रही संगठित हिंसा की निंदा करता है। ईरान और भारत सदियों से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। हम अपील करते हैं कि भारत अपने हर नागरिक की सलामती का ध्यान रखे और बददिमाग बलवाइयों को पनपने न दे। शांतिपूर्ण बातचीत और कानून के राज से ही आगे का रास्ता निकलेगा। आज दिल्ली में ईरान के राजदूत अली चेगनी को समन किया गया इस ट्वीट के बाद, और उन्हें बताया गया कि जावद जरीफ का ट्वीट एक ऐसे मसले पर है जो पूरी तरह भारत का आंतरिक मसला है। तीसरी सुर्खी, पुलवामा का आतंकी हमला, इसे 1 बरस बीत चुका है। अब आखिरकार एजेंसियां कुछ हरकत में दिख रही हैं। NIA ने पुलवामा के लेथपोरा से तारिक अहमद शाह और इंशा तारिक को गिरफ्तार किया है। तारिक इंशा का पिता है। NIA 2 मार्च की रात को ही इनके घर छापा मारने पहुंच गई थी। आज सुबह NIA के सूत्रों ने समाचार एजेंसी IANS को बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 28 फरवरी को भी NIA ने पुलवामा के काकापोरा से शाकिर बशीर मागरे को गिरफ्तार किया था। शाकिर पर इल्जाम है कि उसने फिदायीन हमलावर आदिल अहमद दार को अपने यहां जगह दी थी। शाकिर की निशानदेही पर ही तारिक और इंशा की गिरफ्तारी हुई है। शुरुआती पूछताछ में तारिक ने बताया कि आदिल और कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी उसके यहाँ रुके थे। इसमें मोहम्मद उमर नाम का आतंकवादी भी था जो IED बनाता था। ये आतंकवादी कम से कम 15 दफा तारिक के यहाँ रुके, हर बार 2 से 4 दिन के लिए। हमले की प्लानिंग के अलावा तारिक के यहाँ आदिल अहमद दार का वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया जिसे बाद में जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए जारी किया था।
इंशा पर आतंकवादियों की मदद करने और सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क बनाए रखने का भी इल्जाम है। चौथी सुर्खी श्रीलंका से है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने संसद भंग कर दी। श्रीलंका में नियम है कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर संसद को भंग किया जा सकता है। इसके साथ ही आम चुनाव का ऐलान हो गया। वोट पड़ेंगे 25 अप्रैल को। श्रीलंका में प्रधानमंत्री का पद महिंदा राजपक्षे के पास है, जो गोतबाया के भाई और पॉलिटिकल आका भी हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार कह रहे हैं कि राजपक्षे बंधु एक नए जनादेश के जरिए देश में अपनी राजनीतिक स्थिति को भरपूर मजबूत करना चाहते हैं। आखिरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। पूरी दुनिया तालिबान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के असर पर चर्चा कर रही थी। तभी खबर आई कि तालिबान ने अफगान सुरक्षा बलों से लड़ाई फिर शुरू कर दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया है। अमेरिका के साथ हुई डील में तालिबान ने वादा किया था कि वो सरकार के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लेगी, लेकिन अब कुछ गुट कह रहे हैं कि जब तक अफगान सरकार तालिबान से जुड़े 5000 बंदियों को रिहा नहीं करेगी, तब तक बात नहीं होगी। इस बिना अफगानिस्तान सरकार के शांति समझौते के साइड इफेक्ट 24 घंटे के अंदर नजर आने लगे हैं। तालिबान कह रहा है कि विदेशी सेनाओं पर हमला नहीं करेंगे, मतलब अमेरिकी फौजियों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान सरकार तालिबान का टारगेट जरूर होगा। अब बढ़ते हैं शो में बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस अब तक सुर्खियों में था। पता चल रहा था कि चीन समेत कई देशों में कितने लोग संदिग्ध हुए, कितने लोग मारे गए। जो भारत के लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे, हम उनके वीडियो देखते थे, कातर पुकार देखते थे और फिर सरकारी इमदाद देखते थे। लेकिन अब कोरोना हमारे घरों तक आ गया है। ये बात मैं डर फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधानी बरतें, इसलिए कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? सोमवार को खबर आई थी कि दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2 केस कंफर्म हुए हैं। इसके बाद हड़कंप मचा। दिल्ली तक कैसे पहुंचा कोरोना? सोशल मीडिया पर चलते ट्रेंड देखिए। हैशटैग चल रहा है कोरोना वायरस इन इंडिया, कोरोना वायरस रीचेस दिल्ली। ये भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक मरीज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। कैसे पाया गया? ये शख्स हाल में इटली की यात्रा कर लौटा था। इटली में बहुत लोग, कितने लोग, 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो जो सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की सूची है, आगे भी बताऊंगा आपको, जिसमें चीन है, इटली है, ईरान है, उनमें से एक देश जहां का वीजा भारत ने फिलहाल हाथ जोड़ लिए हैं वहां से वीजा के मामलों में। तो इटली से भारत लौटे, संक्रमण का इल्म नहीं था। फिर आगरा में एक बर्थडे पार्टी में गए ये महाशय, यहां तक सब सामान्य था। फिर इस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण दिखने लगे। जांच हुई तो संक्रमण कंफर्म हो गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगरा वाली पार्टी में जो और लोग मौजूद थे वो भी संदिग्ध की सूची में आ गए हैं। उनमें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं। उनमें से कई को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। जांच चल रही है। इसका एक सिरा उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी जुड़ता है, क्योंकि नोएडा के एक चर्चित स्कूल के कुछ बच्चे उस पार्टी में मौजूद थे। बच्चे स्कूल पहुंचे, फिर स्कूल के प्रशासन ने सभी बच्चों के अभिभावकों को मंगलवार को संदेश भेजा जब उनको ये खबर मिली, और कहा कि फ्राइडे तक छुट्टी रहेगी, और छुट्टी की वजह वही कोरोना वायरस। इसलिए एहतियात बरती जा रही है। नोएडा के डीएम ने अपील की है, पैनिक में बिल्कुल मत आइए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर हम भी पढ़ देते हैं और आपको स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। ये हेल्पलाइन नंबर है 8076623612 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 6396776904। हिंदी में भी पढ़ देता हूं, 8077662612 ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है 6396676904। सुधीजन ध्यान दें, 0 नहीं बोला है, 0 बोला है। पिछले हेल्पलाइन नंबर में 0 बोल दिया था हिंदी में, तो सोशल मीडिया पे होका जा रहा था। अगली बात पर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को लेकर जब इतनी दहशत है तो हमारी सरकार क्या कर रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर रिव्यू किया है। बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग और संभावित मामलों की मेडिकल जांच के लिए कई मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने भी आज एक अहम बैठक की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, पैनिक की जरूरत नहीं है।
कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान, इन 4 देशों के नागरिकों को आज यानी 3 मार्च तक जो भी वीजा दिए गए थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। हम तो पहले ही कोरिया घूम आए। वीजा ऑन अराइवल भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर इन 4 देशों में से किसी को बहुत जोर की लगी है भारत आने की, तो वो नए सिरे से भारत के दूतावास में वीजा के लिए अप्लाई करें। सरकार ने 5 फरवरी को चीन से आने वाले लोगों का वीजा भी सस्पेंड कर दिया था। अब आपको ये बता देते हैं थोड़ा ठहर के कि ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, दूसरे मसले हो, कंसर्न का टॉपिक नंबर 1 क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये दुनिया के 67 देशों में फैल चुका है। इससे अब तक 3000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। शुरुआत कहां से हुई? चीन के हुबेई राज्य के वुहान शहर से, और इसीलिए चीन में संक्रमण से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। 2943 का नंबर है। 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। ईरान में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पे साउथ कोरिया आता है, चीन का पड़ोसी। यहाँ पर 29 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि कई संदिग्ध केस हैं, कई कंफर्म केस हैं, इसलिए ये संख्या बढ़ सकती है। लिस्ट में जापान भी है 12 लोगों की मौत के साथ, साउथ कोरिया का पड़ोसी। अमेरिका में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस, हांगकांग, ताइवान, कई देश इसमें शामिल हैं। भारत में अब तक 2 कंफर्म केस मिले हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है और इलाज चल रहा है। ये आप कहेंगे इलाज चल रहा है, और कई जगह कहा जाता है कि लाइलाज बीमारी है। संक्रमण है, संक्रमण के बाद मरीज के ठीक होने के चांस रहते हैं। चीन में हर दिन सैकड़ों मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। WHO, ये नाम सुना हुआ सा लग रहा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी दुनिया भर के सभी देशों को एक संदेशा दिया है कोरोना से जुड़ा हुआ। क्या कहा WHO ने? ये सत्य है कि हम फरिश्ते नहीं जो कोई चमत्कार कर दें, लेकिन बतौर इंसान हम कुछ सही चीजें करके इस वायरस को वापस भेज सकते हैं। हमारा एक्शन इस वायरस का कोर्स तय करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस कोर्स को तय करने के लिए हमें और आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। जागरूकता ही सबसे बड़ी रोकथाम है। कैसे जागरूक रहें? संक्रमण जुकाम से लेकर सांस में तकलीफ, ऐसे कई सिम्टम्स दिखा सकता है। बुखार, खांसी, सर में तेज दर्द, नाक बहना, गले में खराश की तकलीफ भी इसके लक्षण हो सकते हैं। ये वायरस मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के बात करने, खांसने, छींकने से भी दूसरे लोगों में जा सकता है। इसलिए कुछ बचाव के उपाय हैं। क्या है उपाय? सबसे पहले तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब, उनकी सुनिए। इसका जो इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है वो काफ़ी सीवियर पड़ रहा है। बनस्पत जो पहले वाले वायरसेस थे वो थोड़ा इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होते थे। इसकी स्प्रेड जो है वो बहुत जल्दी हो रही है। तो अगर जो आपको खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है तो आप इमीडिएटली जाएं, हॉस्पिटल में चेकअप कराएं और अपना ब्लड टेस्ट और स्वैब टेस्ट कराएं कि कोरोना वायरस तो नहीं है। क्योंकि अगर जो ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो आज के दिन भी हम सपोर्टिव थेरेपी, क्योंकि इसका क्योर कोई नहीं है बट सपोर्टिव थेरेपी है, सपोर्टिंग थेरेपी के माध्यम से फ्लूइड दिया जाता है, फीवर को कंट्रोल में लाया जाता था, और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो उसका कंट्रोल करा जा सकता है। तो हॉस्पिटल में अगर जो आप ठीक टाइम पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा चांस है, कोई 96-97% चांस है कि जिसको हुआ है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने स्तर पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपने हाथों को साफ रखें, बार बार धोएं साबुन से, सैनिटाइजर से। खांसें, छींकें तो मुंह ढकें, हाथ मिलाने से बचें, नमस्ते करें, सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतें, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, और बाकी वो सावधानियां तो हैं ही जो आपको हमेशा बरतनी चाहिए कि खाना अच्छे से पका के खाएं, खुला ना खाएं, वगैरह वगैरह। एक सावधानी ये भी है कि जानवरों के संपर्क में आने से बच सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े अपडेट्स की। मौत का आंकड़ा 47 पर पहुंच गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस को जानकारी दी कि 2 मार्च तक हुए सर्वे में 327 दुकानें और 79 घरों के जलने की बात सामने आई है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि 1 हफ्ते में सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। पुलिस और अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब तक 41 शव मिल चुके हैं। घायलों का आंकड़ा 422 पर है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली हिंसा पर भी चर्चा हुई। दंगे भड़कने से घंटों पहले भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेता कपिल मिश्रा लगातार दावा कर रहे थे कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। अब खबर आई है कि धमकियों के मद्देनजर कपिल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस बीच हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान दीपक दहिया पर पिस्टल तानने वाला दंगाई शाहरुख, उसे क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार कर लिया है। 25 फरवरी को न्यूज एजेंसी ANI ने बताया था कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 28 फरवरी को बताया गया कि गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये वाली खबर पक्की है क्योंकि हमारे पास पुलिस का वीडियो है जो टीवी पर चलता देखा है, जिसमें शाहरुख को पकड़ के ले जा रहे हैं। शाहरुख का परिवार 1985 से दिल्ली के अरविंद नगर इलाके में रह रहा था। उसके पिता को पुलिस ड्रग्स बेचने और फर्जी नोट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुकी है। जेल में एक उस इलाके का मशहूर अपराधी है इरफान उर्फ छेनू पहलवान, इसका भी गैंग चलता है, ये उससे जुड़ा हुआ है। शाहरुख पर पहले कोई केस दर्ज नहीं था। दिल्ली पुलिस में एडिशनल कमिश्नर क्राइम AK सिंगला, उन्होंने शाहरुख की गिरफ्तारी पर मीडिया को ब्रीफ किया। उनके मुताबिक शाहरुख के घर में एक जुराब बनाने की, मोजे बनाने की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री के मालिक से शाहरुख ने पिस्टल खरीदी थी। घटना वाले दिन शाहरुख गोलियां चलाने के बाद पहले कनॉट प्लेस गया, फिर CP से जलंधर गया, जलंधर से शामली दोस्त के पास जा रहा था। शामली के बस स्टैंड पर दबोच लिया गया। शाहरुख ने BA सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की है। मॉडलिंग का शौक था, टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था, लेकिन एक शोहदा, दंगाई और गुंडा बन के रह गया। उसने पुलिस को बताया कि शौकिया पिस्टल रखी हुई थी। ये कौन लोग होते हैं जो पिस्टल से अपने शौक इस तरह से पूरे करते हैं। 24 फरवरी को वो प्रोटेस्ट में अकेला गया। दंगे हुए तो गुस्सा गया, कांस्टेबल पर बंदूक तानी और फायर किया। शौकिया तो ये नहीं किया जा सकता। पुलिस अब वो एस्टीम गाड़ी भी बरामद करने की कोशिश में है जिससे शाहरुख फरारी काट रहा था। इसके अलावा शाहरुख की मदद करने वालों को भी खोजा जा रहा है। इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। 4 मार्च के रोज शाहरुख को अदालत में पेश किया जाएगा। हमने आपसे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के भगोड़े पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर भी सवाल किए गए। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद है। उस पर अंकित शर्मा के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है, FIR दर्ज कराई है। इसके बाद से ताहिर फरार है। इससे पहले उसने प्रेस को दिए अपने बयान में कहा था कि एडिशनल CP अजीत सिंगला ने उन्हें रेस्क्यू किया था। सिंगला ने बताया गया कि ये बात स्वीकार की कि रात 11:30 से 12 के बीच पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक पार्षद हिंसा के बीच फंसा हुआ है। तब सिंगला के आदेश पर दिल्ली पुलिस की टीम ने ताहिर को रेस्क्यू किया था। ताहिर हुसैन अब तक कहते रहे कि कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम नहीं किया तो जांच एजेंसियों से भागते क्यों फिर रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा उनसे भी और उनके राजनीतिक आका अरविंद केजरीवाल से भी। अब बात संसद की, जहां बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग, पहले दिल्ली हिंसा पर चर्चा हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, चर्चा होली की छुट्टियों के बाद 11 मार्च को होगी। और ये सुनकर विपक्षी सांसद नाराज हुए और वेल में चले आए। इसके बाद स्पीकर को वो चेतावनी देनी पड़ी जो हमने आपको शो की शुरुआत में सुनाई थी। और क्या अपडेट है? संसदीय मामलों के देश के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार दिल्ली हिंसा पर बात करेगी, लेकिन शून्यकाल में। विपक्ष इस पर राजी नहीं हुआ और कार्रवाई शुरू होने के तुरंत बाद हंगामा शुरू कर दिया। जोशी ने पहले कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर उन्होंने भी शिफ्ट मारा और बोले इस मसले पर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने तख्तियां उठा ली, नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर स्पीकर नाराज हुए और ये बोले, अनाउंस करो आप कि हम प्ले कार्ड लेके संसद में आना चाहते हैं, मैं आने को अलाउ करूंगा। पढ़ो आप, बोलो आप संसद में प्ले कार्ड को अलाउ कर रहे हो क्या? बोलिए आप, अगर आपसे मदद प्ले कार्ड लेके चलाना चाहते हो संसद, आप प्ले कार्ड लेके संसद चलाना चाहते हो तो आप अनाउंस करो पार्टी की तरफ से कि हम ऐसी संसद चलाना चाहते हैं। नो, आप चलाइए ना, ऐसा चलाना चाहते हो आप संसद हो, ये बता दे, प्ले कार्ड का बता दे। स्पीकर ओम बिरला ने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन जब बार बार स्थगन के बावजूद हंगामा नहीं थमा तो सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कमोबेश यही हाल राज्यसभा का भी रहा। संसद के अंदर चर्चा और सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का हक है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी है कि ऐसे सवाल पूछा जाए कि जवाब मिले। अभी क्या है कि सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बीच का रास्ता निकले। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद ये दिल्ली में हुए सबसे बड़े दंगे हैं।
इन पर चर्चा हो, ऐसी चर्चा हो कि पूरा देश देखे और सीखे। इसलिए थोड़ा हट सरकार छोड़े, थोड़ा विपक्ष, देश तो यही उम्मीद कर सकता है। आज का शो इतना ही, पर एक चीज़ बाकी रह गई। 2 मार्च की शाम से ट्विटर पर नो सर ट्रेंड हो रहा था, क्योंकि 2 मार्च की रात 8:56 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया, जिसका मतलब था, इस इतवार सोशल मीडिया छोड़ने की सोच रहा हूँ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप सभी को आगे जानकारी दूंगा। आई कीप यू पोस्टेड। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में से एक हैं। ट्विटर पर 5,33,00,000 फॉलोअर्स। इन फॉलोअर्स की दुआएं रंग लाई। प्रधानमंत्री ने 3 मार्च को एक और ट्वीट किया। कुल जमा बात यह कि मोदी जी ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया नहीं छोड़ रहे। महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो ऐसी महिलाओं को देंगे जिनका काम और जिंदगी प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि अगर ऐसी महिलाओं को वो जानते हैं तो उनकी कहानियाँ शी इंस्पायर्स अस इस हैशटैग के साथ ट्वीट करें। तो आज के शो में इतना ही। बाकी उन सारी महिलाओं को मेरा भी प्रणाम जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। मेरी माँ, मेरी सहकर्मी जो लड़कियाँ, कमाल की लड़कियाँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मेरी टीचर्स जिन्होंने मुझे बनाया संवारा, मेरी पत्नी जो मेरी सबसे बड़ी टीचर हैं, और आप सारी महिला दर्शक। 8 मार्च को भी बधाई दूंगा, उसके पहले भी दूंगा, लेकिन एक ही दिन तक महदूद क्यों रखी जाए बधाई, इसलिए सोचा कि आज अपन भी लगे हाथ ये काम कर देते हैं। शुभ रात्रि।